आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हमेशा मुनाफे में होते हैं। दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि उनका सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा होता है, लेकिन हर छोटा सरमायाकार स्टॉक मार्केट से घबराता है। उसकी वजह यह है कि वो बगैर किसी रहनुमाई की सरमायाकारी करता है, और जब उसे नुकसान होता है तो वो अपनी गलती सुधारने के बजाय स्टॉक मार्केट को कसूरवार ठहरा देता है। तो इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? इसका बेहतरीन हल है PSLU का YouTube चैनल, जहां पर रोजाना तालीमी प्रोग्राम किए जाते हैं और माहिरीन अपने तजर्बे और तज्जिये के जरिए आपको सही रहनुमाई देते हैं। इसके अलावा हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, जहां हमारे माहिरीन आपको तकनीकी और बुनियादी तज्जिये की बुनियाद पर अहम रहनुमाई फराहम करते हैं। तो आज ही ज्वाइन करना ना भूलें और मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, मिड ऑफ द वीक में हम पहुंच चुके हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है एक पॉजिटिविटी जो काफ़ी दिन से हम मिस कर रहे थे, इस वीक जो है हमने स्टार्ट से ही देखा और डेली ही इंडेक्स ने जो है एक नया हाई बनाया, कल भी एक नया हाई बनाया था और आज तो खैर 170 की जो एक लिमिट था, जो 1,70,000 वो लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है। जी हाँ, वो हाई भी जो है इंडेक्स मार चुका है, एक नया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसके साथ हमने देखा कि मार्केट थोड़ी सी अप एंड डाउन फील हुई हमें आज की। और अगर बात करें थोड़ा सा सीमेंट स्टॉक और स्टील स्टॉक्स में हमने थोड़ी जो है परफॉर्मेंस देखी और फर्दर क्या मार्केट कर रहा है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और जो है इस पॉजिटिव ट्रिगर मजीद और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिन्होंने जो है मजीद मार्केट को जो है वो सहारा दिया है, इंडेक्स को जो है ऊपर जाने के लिए, जो है वो जो इंडेक्स ने जो 170 का लेवल क्रॉस किया है, कोई ऐसी कोई न्यूज़ थी, क्या था, ये सारी बातें हम करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स प्लेटफॉर्म, अब्दुल अजीम साहब, जी हाँ, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं अल हबीब कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड में, और वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से और जो है फर्दर आप लोगों के सवालात भी लेंगे। जी हाँ, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे करते हैं बात मार्केट की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट के ऊपर जो है एक व्यू आप अपना जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो मार्केट स्टार्टिंग से पॉजिटिव जोन में थी, लेकिन कुछ एंड में कुछ प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी डीपली और तकरीबन 5 पॉइंट्स के 5 पॉइंट्स तकरीबन नीचे बंद हुई है। तो ऐसा ये मार्केट में होता रहता है कि कितनी ज़्यादा पीक पे आके कुछ इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग्स चलती रहती हैं। तो आज जैसा देखा हमने, मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी लगाया 170,697 का, और वॉल्यूम भी तकरीबन 500 मिलियन के करीब था। तो ओवरऑल मार्केट बेहतर ही रही, और इसमें जो मेजर रोल प्ले किया वो यही है कि एक तो IMF की जो पेमेंट्स है उसका एक पॉजिटिव ट्रिगर था, जिसने मार्केट को सपोर्ट किया। इसके अलावा कल ECC की मीटिंग थी, जिसमें OMC के मार्जिन बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं उसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है। तो इस वजह से ओवरऑल मार्केट में थोड़ी पॉजिटिव रही। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का स्टांस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, वो थोड़ा सा कम किया जाए, उसमें इंसेंटिव दिया जाए। तो उसकी वजह से भी जो
सेक्टर्स हैं, जिस तरह स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नजर आई थी। हम्म, सही है, बिल्कुल। और सर रिको डिक्के मंसूबे के हवाले से जो है अमेरिकी बैंक से जो है वो पेमेंट फाइनेंसिंग की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। एक अरब 25 सॉरी 1.25 अरब डॉलर की जो है फाइनेंसिंग के हवाले से बात हुई है। इसको किस तरह से देखना है और इसका इम्पैक्ट क्या लग रहा है आपको? रिकोडिक की बात की जाए कि रिकोडिक एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, तकरीबन गेम चेंजर है कि अगर जब स्टार्ट होगा ये, अभी तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो रही है, तो जैसे ही ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है और ये स्टार्ट हो जाता है, मेरे ख्याल में जो प्रोडक्शन है तकरीबन 2028-29 में आनी शुरू होगी। उसके बाद बेसिकली इन्फ्लोज आने शुरू होंगे। लेकिन अभी ये कि सेंटिमेंट्स ये कि क्योंकि इन्फ्लोज आ रहे हैं हमारे, तो उस यानी एफडीआई आ रही है इसमें, तो इस वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। और ये फिलहाल जो लग रहा है कि मार्केट को सपोर्ट करता रहेगा, ऐसी जो न्यूज़ आएंगी रिकोडिक से मुताल्लिक। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन जो है जरा शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा लिमिटेड होता है। जी वकास साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पेल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि पेल के जो है ना फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है उनके अंदर भी पेल का काफ़ी जो है ना वो बेनिफिशियरी पेल है, और फ्यूचर के अंदर अब उसको कैसे देखते हैं पेल को स्पेशली? लेकिन जहाँ तक पहल की बात की जाए तो क्योंकि कंज्यूमर कंपनी है, और अभी जिस तरह लास्ट 2 इयर्स में हमने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, या जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो गई थी हमारी जो कंट्री की। तो नेक्स्ट या 2026 में लग रहा है कि थोड़े से हालत बेहतर हो जाएंगे उस साइड पे, तो एक जो डिमांड हमारी जनरेट होगी इनकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी। दूसरे जो एक्सपोर्ट का इनका है, जो ट्रांसफार्मर से एक्सपोर्ट करते हैं ये, इन्हें कुछ ऑर्डर्स मिले थे अमेरिका से, और आगे भी लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इस कंपनी में, और आगे भी लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। 6 मंथ के लिए ऑल्दो आप इसका इसके क्या टारगेट प्राइस देखते हैं सर? ये टारगेट प्राइस की बात की जाए तो टारगेट प्राइस तो ऐसे जिस पे मेरे ख्याल में 20-25% का इंक्रीज नजर आ सकता है ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट फुल ईयर में। तो यही है तकरीबन अभी 55-56 के करीब ये ट्रेड हो जी रहा है, जी। तो लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगी अब। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी। अहमद बिलाल, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मिस नादिया। ऐसे है कि ऑयल एंड गैस जो ओजीडीसी है उसकी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आई है बाजार बंद होने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा साइड पे कोई डिस्कवरी की ना, तो इसका सर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका कल के रेट पे? और स्विस ऑर्थन का सर ये बता दें, और तीसरा बैंक मुकरमा, ये तीन है सर। ये ओजीडीसी की आप बात करें, ओजीडीसी का तो एक और अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन ये जो नई डिस्कवरी आई है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसमें। जो है तकरीबन ओजीडीसी का 65% वर्किंग इंटरेस्ट है में, ऑयल की तकरीबन 5.6, गैस तकरीबन 5.6 मिलियन MMCFD है, और 2.28 बैरल पर डे ऑयल है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा ओजीडीसी। और दूसरा, हाँ, स्विस सदर्न की बात की जाए तो स्विस सदर्न ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि इनके आगे जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है सर्कुलर डेट के, तो आगे जाके जो प्राइसेस है गैस की, तो वो बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से अभी जो इन्हें कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आ रही हैं एसएसजीसी में, वो मुझे लगता है आगे जाके तो किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि न्यू कनेक्शंस का, तो जो कनेक्शन बहुत सारे रुके हुए थे जिसकी वजह से इनके कैश फ्लो आउट हो रहे थे, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी के जैसे कैश फ्लो बेहतर होते हैं तो ये डिविडेंड की तरफ आएंगे। तो ओवरऑल लग रहा है कि एसएसजीसी रेट भी इसका एक अच्छे रेट पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा बैंक मुकर्रमा
इतना ज़्यादा वो कोई फंडामेंटली तो कोई ऐसा चीज़ इसमें नहीं देखा इसे, लेकिन ये कि बैंक्स में ओवरऑल इसमें क्योंकि कुछ इंटरनेशनल बायर हैं जो बाइंग करना चाह रहे हैं, तो वो एक रीज़न है कि इसमें कुछ इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा तो कोई इस तरह की इसकी कोई ऐसी डिटेल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड आइटम है। तो लेकिन ओवरऑल ये है कि इसमें कोई बायर है जो इंटरनेशनल है, जो मतलब खरीदना चाह रहे हैं इसे। जी उसामा साहब अपना सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया नादिया। और सर मेरा सवाल है कि फरवरी एंड तक नेशनल बैंक का क्या टारगेट रखा जा सकता है? थैंक यू। फिलहाल नेशनल बैंक में तो थोड़ा सा आज हमने अच्छा खासा डिक्लाइन देखा, लेकिन आगे जाके लग रहा है मुझे कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नज़र नहीं आएगी हमें एज सच, क्योंकि बैंक्स में वो थोड़ा सा ये है कि जो इनकी अर्निंग्स है, जो इनके निम्स है, वो थोड़े से स्टैग्नेंट हो गए। तो लग रहा है कि हाँ, अगर मार्केट बहुत अच्छी रही और सपोर्ट किया तो इसी तक 250 रुपये तक ये हो सकता है। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ। बहुत शुक्रिया। जी हमीद अपना सवाल कीजिए। अच्छा जी, मेरा नाम हामिद है। सेकेंडली, अभी आप बात कर रहे थे सुई सदैन की, तो मुझे ये जी बताएं जी। कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे आपकी पाक चैन है जो 235 से अब 62 पे आके अपने आप को उसने रोका हुआ है और स्टेबलाइज कर रही है। इसके अलावा कोट अदू है, लाल पीर हैं और एक दो और हैं। मुझे ये बताएं कि इनमें अगर गवर्नमेंट जो है टैरिफ्स इंक्रीज करती है, तो वो भी आने वाले, अब अगर आने वाले 3 4 माह 6 माह साल में होते हैं, तो इनमें आप क्या देख रहे हैं कि फॉर द लॉन्गर रन अगर 6 माह साल या 1.5 साल टारगेट रखा जाए, तो इनमें इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी और किन में बेहतर रहेगी? थैंक यू। हाँ, हामिद, है ये प्रॉब्लम के जितने भी हमारे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, आईपीपीज हैं, तो उसमें तो थोड़ा इश्यू चल रहा है कि वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, और अगर रखती भी है उसे तो फिर ऐसी इमरजेंसी के लिए रखेगी और कुछ बहुत ज़्यादा मिनिमम उससे कुछ टैरिफ पे रखेगी। तो वो एक थोड़ा सा इशू रहेगा जो फर्नेस ऑयल के आईपीपीज है। बाकी जो आईपीपीज डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो फर्नेस ऑयल वाले आईपीपीज है, मुझे नहीं लगता कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस वक्त। जो भी आईपीपीज डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो आईपीपीज लगे हुए हैं वो गैस पे लगे हुए हैं या फर्नेस ऑयल पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अभी अगर करंट सिचुएशन में देखें तो आपको ज्यादा बेहतर है, उसमें आप जा सकते हैं अगर पावर सेक्टर में जाना चाहते हैं तो। बहुत शुक्रिया हमीद साहब। जी मुफ्ती साहब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ा नेशनल बैंक का जिक्र किया था। अभी कुछ अरसे में बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आपके ख्याल में कौन से ऐसे बैंक्स में शेयर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और अच्छे रिटर्न्स के लिए? ये मैंने पूछना था आपसे। देखिए, अगर बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स में जो डिविडेंड यील्ड जिन बैंक्स की अच्छी, मैं कहूँ वो ज़्यादा बेहतर है करंट सिचुएशन में बैंक्स में जाने की। तो इसमें जो अगर देखा जाए तो एचबी है, बैंक अल्फला है, निज़ाम बैंक है, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है, वो तो वहाँ 26 में तकरीबन 7-8% की यील्ड होगी। तो ये बैंक है जिसमें और आपको अच्छा कुछ डिविडेंड यील्ड मिल सकती है। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी अब यहाँ पे हम आखिरी सवाल लेंगे। जी सलमान साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम greeting for the day. अच्छा सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि पाकिस्तान ने, आई वाज रीडिंग, सेटलमेंट की है एनर्जी, जो सकूक की सेटलमेंट हुई है 4 बिलियन रुपीस की। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्पैक्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें मतलब आप मतलब बंदा जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से उसमें करें? इस पे आपकी क्या गाइडलाइन है, जरा काइंडली बताइएगा। हाँ, ये है कि जो एनर्जी का एक गवर्नमेंट का स्टांस है कि जो क्या कहते हैं एनर्जी में रिफॉर्म्स लेके आना है, तो उसकी वजह से इस तरह का जो ये सेटलमेंट हो रही है, तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज हैं जिसमें जिसके सर को डेट का इशू है। अब इसमें सर को डेट का ऐसा अमाउंट तो मुझे याद नहीं कि किस किस का कितना अमाउंट है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर ये सेटलमेंट होती है
तो इसमें वो कंपनीज जिनका डेट ज़्यादा है, जिसमें कुछ कंपनीज हो सकती हैं, क्योंकि इसका मुझे एग्जैक्ट कोई नंबर्स याद नहीं है। तो इसमें मतलब कैपको, हबको, यही कंपनीज हो सकती हैं। थैंक बहुत यू, थैंक शुक्रिया यू। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब कल की मार्केट तो अब जैसे वर्किंग डेज रह गए हैं, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है मार्केट? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, और क्या सजेस्ट करेंगे, किन स्टेप्स में, किन सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टर्स को जो है इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए? देखिए, आगे वाले दिनों में मुझे लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी और कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कुछ हमारे जो इश्यूज हैं, जो मुझे लगता है कि जिनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो एक्सटर्नल अकाउंट का है। और एक्सटर्नल अकाउंट में गवर्नमेंट बहुत सही से मैनेज कर रही है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो आगे जाके करंट अकाउंट भी लग रहा है कि 1 से 1.25 बिलियन या $1.5 बिलियन तक का होगा। तो वहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट से आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर रेमिटेंसेस की बात की जाए तो रेमिटेंसेस इनफ्लोज भी बेहतर हो रहे हैं। तकरीबन जो फुल ईयर का टारगेट है 40-41 बिलियन डॉलर का है। तो एक्सटर्नल अकाउंट पे मुझे लग रहा है कि जो हमारे इश्यूज थे वो तकरीबन इस लेवल पे हैं कि हम उसे मैनेज कर सकेंगे। दूसरा ये कि आईएमएफ का थोड़ा सा इशू चल रहा था। कोई ऐसी नई रिकमेंडेशन तो नहीं आती आईएमएफ की तरफ से जो हमें पूरी करने हैं। तो अभी भी कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई है एक्सटर्नल अकाउंट साइड पे। तो अभी हमारा जो रिजर्व है वो भी बेहतर कंडीशन में है। तो ओवरऑल जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में देखें तो जब भी मार्केट अप डाउन हुई उसमें एक बहुत बड़ा रोल एक्सटर्नल अकाउंट करता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट में स्टेबल रहेगा तो मार्केट उसके साथ साथ स्टेबल रहेगी। दूसरी तरफ हम देखें जो है वो इंटरेस्ट रेट्स का है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या रहता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। तो क्योंकि इन्फ्लेशन लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी एडजस्टमेंट कर ली हैं, जिसमें पावर टैरिफ था, जिसमें गैस टैरिफ था, जिसमें जो हमारा पीकेआर यूएसडी का पैरिटी थी वो कंट्रोल वो नॉर्मलाइज हो गई। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी थी। तो ये गवर्नमेंट सारी नॉर्मलाइज कर ली है। तो उसका जो इम्पैक्ट आ रहा था मुझे लग रहा है कि अब वो नॉर्मल ही आएगा। जिस तरह की इन्फ्लेशन आती 5-6% की नॉर्मल आती या 7-8% तक टच कर जाएगी। तो उसकी वजह से जो पॉलिसी रेट है उसमें नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा। लग रहा है थोड़ा सा गवर्नमेंट हो सकता है अगर इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल हो जाए तो पॉलिसी रेट थोड़ा सा कम कर दे, जो मार्केट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इतनी जो अनसर्टेनिटी वो कंट्रोल ही रहेगी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक। तो ओवरऑल मार्केट लग रहा है कि मुझे पॉजिटिव ही रहेगी नेक्स्ट ईयर भी, तक 20-30% का अच्छा एक रिटर्न बना के देगी। दूसरी तरफ आपने पूछे सेक्टर्स कौन से, तो सेक्टर्स जो मार्केट में मेजर सेक्टर है ऑयल एंड गैस है, बैंक्स है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट्स है, स्टील सेक्टर है। तो मेरे ख्याल में इनमें फोकस रखना चाहिए। इनमें वो कंपनीज चूज करनी चाहिए जो कंपैरिजन में अपने सेक्टर्स में जो कम पी पे अच्छे डिविडेंड दे रही हैं। वेरी गुड। कुछ कंपनीज अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें इन सेक्टर्स में से? देखिए, सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो टॉप पे मेरे ख्याल में ओजीडीसी, अगर ओजीडीसी पीपीएल है। अगर एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखा जाए, बैंक्स में देखा जाए तो मीज़ान बैंक है, एचबीएल है, बैंक अल्फला है। अ, इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर में देखा जाए तो एग्रो होल्डिंग है, मेरे ख्याल में वो एक ज़्यादा अच्छा आपको एक रिटर्न दे सकती है। इसके अलावा एग्रो फर्टिलाइजर है। सीमेंट्स में देखा जाए तो लकी सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, फौजी सीमेंट है। और इसके अलावा कुछ साइड आइटम्स में देखा जाए तो पीटीसी एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा कोहार्ट सीमेंट है, वो एक अच्छा प्लेयर है और अच्छा एक रिटर्न बना सकता है। इसके अलावा स्विंग नॉर्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा टर्निंग या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो वो एक अच्छा एक स्कोप हो सकता है।
नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा है। बाकी साल एक साल भी है कि जो साल बहुत ज़्यादा नहीं चल सका जिस तरह दूसरे ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज चली हैं, तो उससे मुझे लगता है कि साल में एक अच्छा आपको रिटर्न बना सकते हैं। हाँ सर, सही सही, बहुत शुक्रिया सर बुलंदीन साहब, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है आपकी तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं थी और फिर भी आपने जो है हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू वंस अगेन। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।